नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाकर लाल बटन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें एवं मेरे चैनल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसके बाजू में एक बेल आइकन आपको मिलेगा, उसको टैप करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, हमारे कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंप्यूटर कैसा होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। और हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन सारी चीज़ों के बारे में शॉर्ट में पढ़ा था। हमने खास विशेष ध्यान दिया था कंट्रोल यूनिट पे कि किस तरह से कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे हिस्सों का काम करता है, काम संभालता है और किस तरह वो अलग अलग पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम प्राइमरी मेमोरी के द्वारा किस प्रकार अपने कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक वर्कस्पेस की तरह होती है, एक ऐसा एरिया होता है आपका कंप्यूटर का जहाँ पर आप अपने सारे काम करते हैं। टेम्पररी स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो मेमोरी ऐसी जगह है जो किसी भी डेटा को कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए टेम्पररी स्टोर करता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने उसमें काम करना शुरू किया, तो आपके मेमोरी में चीज़ें आती जाएंगी, डेटा और इन्फॉर्मेशन आता जाएगा। पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाएगा, जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, वैसे ही ये सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाता है। ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हर मेमोरी लोकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मेमोरी जो है वो कई सारे सेल्स में डिवाइड होता है। एक फिक्स्ड एरिया होता है और वो फिक्स्ड एरिया जो होता है वो कई सारे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइडेड होता है, कुछ इस प्रकार से। अब हम हर एक सेल की बात करें तो हर सेल जो है वो भी फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे हर पार्ट को बिट कहा जाता है। हर पार्ट जो है ये एक बिट को स्टोर करता है, स्टोर्स 1 बिट। तो हर पार्ट जो है वो एक एक बिट को स्टोर कर लेता है। तो इसी तरह से जो है एक जो पूरा, हम इस पूरे एरिया की बात करें तो ये जो पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है ये सेल कहलाता है। और ऐसे कई सारे सेल्स होते हैं हमारे मेमोरी में जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, 1 या 0 के फॉर्म में। और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर सेल, ये जितने भी बॉक्सेस आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सब एक एक सेल को दर्शाते हैं। और ये सब क्या है, जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं। आपने देखा होगा यदि आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना है तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको उसका एड्रेस पता हो। जब तक आपको उसका एड्रेस पता नहीं होगा तब तक आप उसके घर तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेमोरी के कौन से लोकेशन में क्या स्टोर है। यदि हमें मेमोरी से कोई चीज़ निकालनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ स्टोर करके हमने रखी है। मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू सेल्स, ईच सेल इज़ फर्दर ब्रोकन इनटू बिट्स। तो जैसा कि हमने देखा कि हर एक सेल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको बिट्स कहा जाता है। A bit is a binary digit 0 और 1।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मेमोरी में बिट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। हर एक सेल बिट्स में डिवाइडेड होता है और ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे मेमोरी में, और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, और हर एक एड्रेस हर दूसरे एड्रेस से अलग होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं यूनिक मेमोरी एड्रेस। नंबर ऑफ बिट्स इक्वल्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस। तो इन बिट्स के द्वारा हम किस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं? बिट्स के द्वारा हम जिस चीज़ को स्टोर करते हैं वो होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होते हैं, जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम में हर एक स्टेटमेंट को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो जब तक कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन नहीं होगा वो डेटा के ऊपर काम नहीं कर सकता है। तो मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस छोटे से इमेज में कि किस तरीके से हमारा जो सेल है वो अलग अलग बिट्स में डिवाइडेड होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल यहाँ पर 8 बिट्स हैं, मतलब 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा सेल नंबर 0 है और ये हमारा सेल नंबर 1 है। तो 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट जो होता है वो आपके 8 बिट के बराबर होता है, जैसा कि हम यहाँ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 8 बिट का एक समूह बनाया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस केस में आप यहाँ पे यदि हम इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख लें तो ये हमारे पास हो जाता है एक सेल या एक बाइट। तो 8 बिट का एक समूह जो है एक बाइट कहलाता है। तो 1 किलोबाइट जो होता है, 1 किलोबाइट 2 रेज़ टू द पावर 10 के फॉर्म में होता है, जिसे 1024 बाइट्स भी कह सकते हैं। तो यदि हम 2 रेज़ टू द पावर 10 करें हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 10, यहाँ मैंने रेज़ टू द पावर दर्शाने के लिए कैरेट सिंबल का उपयोग किया है। तो 2 रेज़ टू द पावर 10 की बात करें तो सबसे पहले हम उसे तोड़ लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 जो होता है हमारे पास वो 32 के बराबर होता है, और यदि हम 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 करें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफिक टैबलेट नहीं है। तो 32 इंटू 32 हो जाता है 1024। तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है क्या? 1 किलोबाइट। इसी तरह से हम देखते हैं 1 मेगाबाइट इक्वल्स 2 रेज़ टू द पावर 10 और 1024 किलोबाइट्स। तो 1 मेगाबाइट को भी यदि हम तोड़ लें तो वो इस तरह से कुछ इस तरह से होगा 1 MB इक्वल्स 2 रेज़ टू द पावर 10 किलोबाइट्स, जिसको कह सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 10 बाइट्स, जिसका मतलब ये हो सकता है 2 रेज़ टू द पावर 10 प्लस 10, जिसे हम ये कहेंगे 2 रेज़ टू द पावर 20 बाइट्स। तो 2 रेज़ टू द पावर 20 बाइट्स को हम देख लेते हैं, जो हो जाएगा आपका 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024, और वो हो जाएगा हमारा 104
8576 बाइट्स। तो इसी तरह से हम और भी ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। 1 GB इक्वल्स 1024 मेगाबाइट्स, जिसको हम ये कह सकते हैं 2⁻30 बाइट्स। तो 2⁻30 बाइट्स हो जाएगा यहाँ पे 2⁻30, और ये हमारा आंसर हो जाता है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 GB का वैल्यू। तो 1 GB में आप देख सकते हैं कितने सारे मेमोरी सेल्स हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये टेबल है 1 टेराबाइट, 1 पीटाबाइट, 1 एक्साबाइट, 1 ज़ीटाबाइट। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी के बारे में। तो मेन मेमोरी तो हमने देख लिया। अब मेन मेमोरी में कितने पार्ट्स होते हैं? तो मेन मेमोरी के 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है और रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अब रैम तो हो गया वो हिस्सा जहाँ पर हम अपने डेटा और प्रोग्राम को रखते हैं, और वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए रखते हैं, ताकि जैसे ही हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना रहे या फिर सिस्टम बंद हो जाए या हम सिस्टम को शट डाउन कर दें, तो जो कुछ भी रैम में लिखा हुआ है वो सब कुछ अपने आप इरेज हो जाता है। और रैम की एक खासियत और है कि रैम में हम किसी भी डेटा को किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकते हैं, और हम चाहे डेटा को कहीं से भी एक्सेस करें, चाहे हम उसे शुरुआत से एक्सेस करें, चाहे एंड से एक्सेस करें, चाहे बीच से एक्सेस करें, टाइम हमें वही लगना है, हमें वही टाइम लगेगा। यहाँ पे यदि हम रैम की बात करें तो हम एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। आपने सुना होगा बहुत पहले हम यूज़ करते थे एक ऐसा डिवाइस, कैसेट, ऑडियो कैसेट प्लेयर। जिसमें ऑडियो कैसेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑडियो कैसेट्स में आपने देखे होंगे उसमें ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में ऐसे 2 सर्कल्स बने होते हैं, 2 गड्ढे होते हैं, और ये जो 2 ग्रूव्स होते हैं इनको हम कैसेट प्लेयर में इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो रोटेट होते जाए, और इनके साथ में एक टेप होता है जो इन दोनों के चारों ओर बंधा होता है। और वो टेप क्या करता है, जैसे एक रील से टेप आपकी निकलती है और वो दूसरे रील में लपेटती जाती है। तो ये जो कैसेट प्लेयर होता था ये एक सीक्वेंशियल डिवाइस होता था। सीक्वेंशियल डिवाइस से मेरा मतलब ये है कि जैसे यदि आपके कैसेट में 4 गाने हैं, तो मैंने गानों को ऐसे दर्शा दिया है। तो जैसे आपके कैसेट में 4 गाने हैं और आप उन 4 गानों में से पहले वाले गाने को सुनना चाहते हैं, तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि पहला वाला गाना बिल्कुल शुरुआत में है, तो आप उसे आसानी से सुन सकते हैं। अब क्योंकि आप पहले वाले गाने को सुन चुके हैं यहाँ तक, इसीलिए अब आप क्या सुन सकते हैं, दूसरे वाले गाने को। पर आपको दूसरा गाना पसंद नहीं है और आपको तीसरा गाना भी नहीं सुनना है, तो ऐसे में आपको सुनना है चौथा गाना। तो चौथे गाने तक आप 1 के बाद डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था कि आपको दूसरा गाना भी या तो आप सुन लें, फिर तीसरा गाना भी सुन लें, और तब जाके आप चौथे गाने पे पहुँचे। लेकिन फिर इस केस में ये होगा कि आपको बेकार में 2 ऐसे गाने सुनने पड़ेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर आप फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन यूज़ कर सकते थे। पहला गाना सुनने के बाद आपने जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड किया और आप अपने चौथे गाने तक पहुँचे, लेकिन आपको बार बार देखते रहना पड़ता था कि कहाँ तक पहुँचे हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल की का इस्तेमाल करना पड़ता था। कई बार हम चौथे गाने के शुरुआती 2-3 लाइन के आगे तक पहुँच जाते थे, फिर उसे रिवाइंड करके वापस आना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता था। और वो इसीलिए होता था क्योंकि ये ऑडियो कैसेट प्लेयर जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस का
यूज़ करता है, जिसके लिए जैसे आप चौथे गाने पे जाना चाहते हैं तो आपको पहले सारे तीनों गाने सुनने पड़ेंगे। इसी तरह से इसी कैसेट प्लेयर का एक बड़ा वर्जन जो है हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया था पहले, जिसको मैग्नेटिक टेप्स कहा जाता है। तो मैग्नेटिक टेप्स भी ऐसे ही बड़े बड़े टेप्स होते थे जिसमें आपका डेटा रखा जाता था, गानों की जगह डेटा रखा जाता था। और गाने में भी एक तरह का डेटा ही है, लेकिन पहले के ज़माने में हमारे कंप्यूटर्स मल्टीमीडिया इनेबल्ड नहीं होते थे, वो ज़रूरी काम के लिए रखे जाते थे, मतलब टेक्स्ट और डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास होता था अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक डेटा। हमारे पास वीडियो, ऑडियो, इन सब ये सब नहीं होते थे, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार ही इसलिए किया गया था ताकि मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर दिए जा सकें। और वीडियो और ऑडियो के लिए वैसे भी हम टीवी का इस्तेमाल करते थे, सिनेमा का इस्तेमाल करते थे, तो इतना ज़्यादा चलन नहीं था। और इसी वजह से क्या था कि ज़्यादातर जो ज़रूरी काम थे, जो कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकते थे, वही काम किए जाते थे। तो मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। और यदि आपको पहले से 50वें रिकॉर्ड तक पहुंचना हो तो आपको पहले सारे 49 रिकॉर्ड्स जो हैं उनको रीड करना पड़ेगा, और तभी आप 50th रिकॉर्ड पे पहुंच पाएंगे। तो ये हो गया था सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसे काम नहीं करता है। मैं इसका भी एक उदाहरण आपको देती हूँ। जब सीडी हमारे पास आया, हमने सीडी में सीडी प्लेयर पे गाने सुनना शुरू किए, तो सीडी प्लेयर में क्या होता था, हमने प्लेयर में सीडी डाला, और सीडी में आपने देखा होगा जब आप सीडी का कवर देखते हैं तो उसमें ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक 1 और गाने का नाम लिखा होगा, कुछ भी गाना हो सकता है हमारे पास। मैंने इसको सॉन्ग 1 सॉन्ग 2 कर दिया। और ज़्यादातर ये सब MIDI या फिर MP3 फॉर्मेट में होता था। फिर इसी तरह से हमारे पास होता था ट्रैक 2 जिसमें सॉन्ग 2 होगा, और इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हुआ करते थे। तो करीब 10 से 15 सॉन्ग्स एक ही सीडी में हमारे पास होते थे। और हम सिर्फ इसके साथ सीडी प्लेयर के साथ हमें एक रिमोट मिलता था। हम सिर्फ रिमोट पे बटन दबाते थे कि मुझे सीधे सीधे सुनना है 8वां सॉन्ग, सॉन्ग नंबर 8। तो मैंने जैसे ही सॉन्ग नंबर 8 टाइप किया अपने रिमोट में, वैसे ही सॉन्ग नंबर 8 प्ले हो जाता था। तो इसका मतलब ये है कि सॉन्ग हमें यहाँ पे रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम डायरेक्ट उस स्थान पे पहुँच सकते थे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। और चाहे हम पहले स्थान पे जाना चाहें, चाहे 10वें स्थान पे जाना चाहें, चाहे 20वें स्थान पे जाना चाहें, समय हमारा वही लगना है। तो इसी तरह का एक मेथड यूज़ होता है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसी तरह से काम करता है, मतलब कोई भी डेटा हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं बिना उसके पहले या बाद के डेटा को देखे हुए। हमें जो चाहिए हम उसी को निकाल सकते हैं। और साथ में ये भी होता है कि कहीं से भी हम डेटा को रीड करें, हमें समय उतना ही लगना है। तो इसी वजह से रैम डिवाइसेस जो होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। और दूसरी तरफ हम रोम की बात करें तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें एक बार राइट किया जाता है और कई बार रीड किया जाता है, राइट वंस रीड मैनी। हालांकि इसके भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां हम बार बार राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये रीड ओनली मेमोरी जो है कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। इन्हें हम वैसे नहीं यूज़ करते जैसे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हों। इनका यूज़ होता है कई बार सिस्टम स्टार्टअप प्रोग्राम में,
जिसको बायोस कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपने सुना होगा। तो जब हमारे कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं उस वक्त कुछ आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स और कुछ टेक्स्ट दिखता है, तो वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके कंप्यूटर का। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है वैसे ही ये जो प्रोग्राम होता है बायोस, वो सारे जितने रिसोर्सेस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उन सारी चीज़ों को वो चेक करता है। और ये जो प्रोग्राम होता है ये बहुत क्रूशियल प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में यदि गलती से भी हमने कुछ चेंज कर दिया तो फिर हमारा कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होगा। इसी वजह से ये प्रोग्राम जो होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही आपके चिप में डाला जाता है, जिसको हम कहते हैं एम्बेडेड इनटू द चिप। तो मैन्युफैक्चरर जिसने आपका कंप्यूटर बनाया है उसी ने चिप में वो प्रोग्राम जो है उसको पहले से ही डाल दिया है, ताकि अगली बार ये है कि कोई भी आसानी से इसे चेंज ना कर सके, हम उसे चेंज नहीं कर सके, बल्कि हम सिर्फ उसको यूज़ कर सके। इसी वजह से इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर में बहुत बेसिक तौर पे काम करता है, मतलब हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है, ये कोई ऑप्शनल मेमोरी नहीं है कि इसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा, इसीलिए इसे मेन मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। मेमोरी सेल्स कैन बी एक्सेस्ड फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी डिज़ायर्ड लोकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी जगह से आप मेमोरी सेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ वर्ड इन मेमोरी इज़ द सेम। आप किसी भी वर्ड को, किसी भी सेल को कहीं से भी किसी भी डेटा को कहीं से भी रीड करें, उसका प्रोसेस और समय वही होता है। कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स टुगेदर विथ एसोसिएटेड सर्किट्स। तो मेन मेमोरी मतलब रैम जो होता है उसमें बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा करके रखा जाता है और साथ में कुछ सर्किट्स का भी हम यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन इन एंड आउट ऑफ स्टोरेज। आप डेटा रैम को भेज भी सकते हैं और रैम से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन ग्रुप्स ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड्स। तो आपके रैम में जो डेटा होता है वो कैसे स्टोर होता है? वर्ड्स के फॉर्म में। वर्ड्स मतलब वन कंप्लीट यूनिट ऑफ बिट्स विच मूव in and out of the memory together। तो आपके मेमोरी में एक पूरे यूनिट में जो बिट्स होते हैं वो एक यूनिट में चलते हैं, समूह में चलते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं चलेंगे। तो वही ऐसा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। अब ये वर्ड या तो एक नंबर को दर्शा सकते हैं, किसी इंस्ट्रक्शन कोड को दर्शा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हम जो भी काम कर रहे हैं उस डेटा पे, या वन और मोर अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जैसे कि अब मैं बात करूँ अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स की, तो हमारे पास जो हैं अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा जो है वो इन सब चीज़ों का मिश्रण हो सकता है। कैपिटल A to Z, स्मॉल a to z, डिजिट 0 to 9 और स्पेशल सिंबल्स, जिनको हम ऐसे देखेंगे, ये सब आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं। और साथ में ये है कि यहाँ पे किसी भी कोई भी ऐसा डेटा जो इन चारों चीज़ों से मिलके बनी हो उसे हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। जैसे हमारे घर का एड्रेस, जैसे मैंने लिखा 64B, तो मैंने यहाँ पर लिखा, आप यहाँ देख सकते हैं, एक इमेजिनरी एड्रेस मैंने बनाया है जिसमें आपका डिजिट भी है, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, स्लैश, कॉमा, और आपके
कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। तो इसे कहते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। और हम न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो न्यूमेरिक डेटा जो होता है वो सिर्फ नंबर से बना होता है। जैसे हो गया आपका सैलरी, मैंने सैलरी को ऐसे लिख लिया। मैंने ये हो गया स्कूल की फ़ीस, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। आजकल तो स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो मैंने उसे ऐसे लिख दिया। फिर इसी तरह से जिस भी चीज़ पर हम किसी तरह का एरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकें उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल डेटा। ध्यान रहे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में भले ही आपको यहाँ पर डिजिट्स दिख रहे हैं पर उस पर आप एरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमेरिक डेटा पे आप एरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये या तो नंबर हो सकता है या इंस्ट्रक्शन कोड हो सकता है या फिर ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है या एनी अदर बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन। Most computer memories use words whose number of bits is a multiple of 8। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि आपके कंप्यूटर में जो आपके मेमोरी में जो मेमोरी सेल्स होते हैं उन सेल्स में कम से कम 8 बिट्स तो होते ही हैं जो मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो इसी तरह से आप चाहें तो एक सेल में बिट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, जैसे आप उसे, लेकिन आप उसे ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेल में 10 बिट हों या 12 बिट हों या 15 बिट हों, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी जगह पे आपको उसे 8 का ही मल्टीपल रखना होगा, पावर ऑफ 8। मतलब अगर 8 बिट है तो आप उसे और 8 बिट देकर टोटल 16 बिट्स का बना सकते हैं। तो ये बाइट तो नहीं कहलाएगा क्योंकि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर ही होता है। तो 16 बिट के लिए बात करें तो ये हो सकता है आपका 2 बाइट वर्ड और 16 बिट वर्ड। इसी तरह से आप चाहें तो इसको और डबल कर सकते हैं, 8 + 8 + 8 24 बिट्स, लेकिन हम 24 बिट्स उसको नहीं कहेंगे, हम उसमें एक 8 और जोड़कर उसे कर देंगे 32 बिट्स। तो हम उसे 32 बिट्स कह सकते हैं। देखिए 24 बिट्स इसलिए भी हम नहीं रख सकते क्योंकि 24 बिट्स जो होता है वो 2 का कोई पावर नहीं होता है। और हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हर चीज़ 2 बिट्स के फॉर्म में होती है, या तो 0 या 1। और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्योंकि 2 डिजिट्स होते हैं इसीलिए उसका बेस भी 2 होता है। तो हर काम हमें बेस 2 पावर ऑफ 2 के फॉर्म में भी रखना है। तो 24 जो होता है वो पावर ऑफ 2 नहीं होता है इसी वजह से, लेकिन 32 जो होता है वो पावर ऑफ 2 होता है, 2⁵5। और साथ में ये भी होता है 8 × 4। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8 + 8 + 8 + 8 जो हो जाएगा आपका 16 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू 32। तो 32 बिट वर्ड भी आप रख सकते हैं और इसी तरह से 32 + 32 कर देंगे हम तो वो हो जाएगा 64 बिट वर्ड। तो 32 बिट वर्ड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 8 के 4 समूह हैं, इसीलिए हम उसे 4 बाइट वर्ड भी कह सकते हैं। और इसी तरह से 64 बिट वर्ड को हम 8 बाइट वर्ड भी कह सकते हैं। Internal structure of a memory unit is specified by the number of words it contains and the number of bits in each word। तो मेमोरी यूनिट का स्ट्रक्चर भी जो है वो हम ये नंबर ऑफ वर्ड्स के थ्रू जान सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम पर। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है। तो इस बॉक्स का मतलब ये सिर्फ केवल एक बॉक्स नहीं है,
इस बॉक्स में एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है जिसमें फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बता देती हूँ आपको, हालांकि हम इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। फ्लिप फ्लॉप्स एक ऐसा मेमोरी सेल होता है विच इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग 1 बिट, जो 1 बिट को स्टोर करता है। तो ऐसे कई फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया जाता है ताकि उससे हम बना सके एक मेमोरी सेल। तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करके हम सेल बना सकते हैं, और ऐसे कई सेल्स को यदि कंबाइन कर दें तो हमें मिल जाएगा हमारा रैम। तो क्योंकि वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है, अब उस पूरे सर्किट को यहाँ दर्शाना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से इसे एक बॉक्स के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसको हम मेमोरी यूनिट कहेंगे। मेमोरी यूनिट बना होता है 2⁻k वर्ड्स से। तो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनता है। जब हम कहते हैं 2⁻k वर्ड्स, तो यहाँ पर बात हो रही है के एड्रेस लाइंस की। मान लीजिए यदि आप हर एक मेमोरी सेल को कोई एड्रेस देते हैं और उस एड्रेस को दर्शाने के लिए आप 10 बिट का यूज़ कर रहे हैं, तो आप ध्यान रहे कि यहाँ पर हम मेमोरी सेल में स्टोर हो रहे एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं मेमोरी सेल के एड्रेस की। तो यदि आप मेमोरी सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बिट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम 2⁻10 यदि करते हैं तो हमें मिल जाता है 1024 बाइट्स की मेमोरी, जिसको हम कह सकते हैं 1 किलोबाइट ऑफ रैम। तो यहाँ आप वही देखेंगे, और साथ में जो पहला सेल होगा, फर्स्ट सेल, उसका जो एड्रेस होगा वो आपका होगा 0। तो आपकी एड्रेसिंग स्टार्ट होगी 0 से, और जो आपका आखिरी सेल होगा उसका एड्रेस हो जाएगा इस केस में 1023। तो जिसे हम ये कह सकते हैं 2⁻10 - 1। इसको ऐसे देख लेते हैं, 2⁻ मतलब 1024, जिसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1023। तो इसको हम कह सकते हैं memory cells have addresses starting from 0 and ending at 2⁻k - 1। तो लास्ट जो आपका सेल होगा उसका एड्रेस होगा 2⁻k - 1। तो अब हम देखते हैं, जैसे यदि हमने इसको बढ़ा के कर दिया 16 बिट्स, हमने 16 बिट्स यूज़ किए एक मेमोरी एड्रेस को दर्शाने के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2⁻16, जिसको हम कह सकते हैं, यदि हम इसे ब्रेक कर लें 2⁸ + 8, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं उसे इंटू 2⁸, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁸ + 8। तो इस केस में 2⁸ जो होता है वो 256 के बराबर होता है। तो इसी तरह से आपने किया 256 मल्टीप्लाइड बाय 256, जो कि आपको दे देगा 65,536, और ये हो जाएगा आपका 65,536 बाइट्स। अब हम देख लेते हैं कि इस बाइट्स को हम किलो बाइट्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1024 बाइट्स जो होते हैं वो कितने किलोबाइट्स के बराबर होते हैं, 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करें 65,536 बाइट्स की, तो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1024 मल्टीप्लाइड बाय 65,536
किलोबाइट्स, जो कि हो जाता है आपका 65,536 डिवाइडेड बाय 1024। तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। 65,536 डिवाइडेड बाय 1024, जो कि हो गया आपका 64 KB। मतलब 64 किलोबाइट की रैम हमारे पास है। तो आप एक एड्रेस में कितने बिट स्टोर कर रहे हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास टोटल रैम कितनी हो सकती है। इसी तरह से यदि हम बात करें 32 बिट्स की, तो उसका मतलब होगा 2 रेज़ टू द पावर 32 बिट्स, 32 बाइट्स, जिसका हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 32, जिससे कि हमें मिल रहा है ये नंबर। हमने इसको कॉपी कर दिया, इतने बाइट्स। अब इसे हम चेंज कर देते हैं रैम में, सॉरी एमबी में, सॉरी किलोबाइट्स में। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1024। तो हम वो भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1024, जो हमें दे देता है ये नंबर। तो हमने इसको कॉपी करके लिख लिया, ये हो जाएगा हमारा KB, दैट इज़ 41,94,304 KB। अब इसे और कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1024, जो कि हमें दे देगा 4096 MB। और 4096 MB को यदि हम डिवाइड कर लेते हैं 1024 से, तो हमें मिल जाता है 4 GB। तो हमारे पास रैम जो है वो कितनी है, 4 GB रैम है। इसी तरह से यदि हम बात करें 64 बिट्स की, तो वो हमें करीब करीब कितना देगा, 2 रेज़ टू द पावर 64 बाइट्स, जो कि आ जाता है आपका कितना, हम यहाँ और उसे देख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 64, जो कि हमें इतना दे रहा है, डिवाइडेड बाय 1024, तो इतने किलोबाइट्स हो जाता है। डिवाइडेड बाय 1024, ये हो जाता है इतने MB। डिवाइडेड बाय 1024, ये हो जाता है इतने GB। इसको और हम कंप्रेस कर लेते हैं, 1024, ये हो जाता है इतने टेराबाइट्स। डिवाइडेड बाय 1024, ये हो जाता है इतने पीटाबाइट्स। डिवाइडेड बाय 1024, ये हो जाता है इतने हेक्साबाइट्स, दैट इज़ 16। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि हमारे रैम में कितने मेमोरी सेल्स हो सकते हैं और कितने एड्रेसेस हो सकते हैं। तो उन एड्रेसेस को दिखाने के लिए हमारे पास हो जाते हैं के एड्रेस लाइंस, और यही के दर्शा देगा कि आपके मेमोरी में कितने सेल्स हैं। अब बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वर्ड का पहले ही पढ़ चुका है, दैट इज़ n बिट्स पर वर्ड। एक वर्ड में आपके n बिट्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए यदि हमारे पास इस वक्त एक वर्ड में यदि 8 बिट हैं, तो इसका मतलब होगा हम 1 बाइट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। यदि हमारे पास एक 16 बिट वर्ड है, तो उसका मतलब यह है कि हमारे पास टोटल वर्ड में कितने बिट्स हैं, 16 बिट्स, 16 बिट्स, और उसका मतलब ये हो जाता है हमारे पास 2 बाइट वर्ड है। तो ये 2 बाइट जो हैं वो एक साथ आपके मेमोरी के अंदर भी जाएंगे और बाहर भी आएंगे। और लेकिन यहाँ पर अभी फॉर कन्वीनियंस हमने यहाँ पर यूज़ किया है कितना, 8 बिट वर्ड, मतलब 1 word which consists of 8 bits या 1 byte word। लेकिन
यदि आपका कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में मेमोरी ज़्यादा है तो उस केस में आप इसे 2 वर्ड भी कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो एक साथ 2 वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, हम एक साथ 2 बाइट्स का यूज़ कर सकते हैं एक वर्ड को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर हमने केवल एक ही वर्ड का केवल एक ही बाइट का यूज़ किया है। तो ये एंड डेटा इनपुट लाइंस एक साथ जाएंगी और एंड डेटा आउटपुट लाइंस एक साथ आएंगी। तो आपके रैम में क्या होता है कि हर एक बिट के लिए एक इनपुट लाइन दिया जाता है, जिस वजह से ये हो जाता है एंड डेटा इनपुट लाइंस। यदि 8 बिट हैं तो 8 डेटा इनपुट लाइंस होंगी और 8 डेटा आउटपुट लाइंस होंगी फॉर n बिट वर्ड। यदि 16 बिट हैं तो यदि आपके पास 2 बाइट वर्ड है जिसका मतलब होता है 16 बिट, तो 16 डेटा इनपुट लाइंस होंगी और 16 डेटा आउटपुट लाइंस होंगी। इसी तरह से यहाँ पे रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस हो सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि डेटा टू मेमोरी और डेटा फ्रॉम मेमोरी, मतलब सीपीयू आपका डेटा मेमोरी में भेज भी सकता है स्टोर करने के लिए और मेमोरी से डेटा फेच भी कर सकता है, मतलब उसको उठा भी सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एड्रेस दिया हुआ है। अब यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सारे बिट्स हैं। हमारे पास टोटल 16 बिट्स हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 2⁻16 मतलब 65,536 बाइट्स हैं और मतलब 64 किलोबाइट्स की मेमोरी है हमारे पास। और इसी के लिए क्या हो रहा है, हर एक एड्रेस में कितने बिट्स हैं, 16 बिट्स। तो यही 16 बिट्स जो हैं आपके मेमोरी सेल के एड्रेस को दर्शाते हैं। जहाँ से हमें एड्रेस मिल जाएगा तो हम उस मेमोरी सेल तक पहुंच जाते हैं और उस मेमोरी सेल तक पहुंचने के बाद हमें वहां पे स्टोर किया हुआ डेटा n बिट वर्ड के फॉर्म में मिल जाता है। The process of locating a word in memory is the same and requires an equal amount of time no matter where the cells are located physically in memory. Thus the name random. तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हम चाहे डेटा को कहीं से भी एक्सेस करें, हमें टाइम उतना ही लगना है। Communication between a memory and its environment is achieved through data input and data output lines, address selection lines, कंट्रोल लाइंस दैट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र। तो डेटा इनपुट एंड आउटपुट लाइंस का मतलब होता है कि डेटा आपका किस तरीके से अंदर जा रहा है, मतलब जो लाइंस, जो बिट्स आपके डेटा को दर्शाते हैं वो, मतलब ये हो जाता है हमारा एक्चुअल डेटा। सेकंड होता है, जैसा कि हमने देखा, एड्रेस सिलेक्शन लाइंस। एड्रेस सिलेक्शन लाइंस मतलब हम डेटा के एड्रेस को दर्शा रहे हैं। एड्रेस ऑफ द डेटा मतलब एड्रेस ऑफ वन बाइट और 2 बाइट वर्ड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। या तो 1 बाइट वर्ड होगा या 2 बाइट वर्ड होगा या 4 बाइट वर्ड होगा। कभी भी 3 बाइट वर्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि हर चीज़ पावर ऑफ 2 के फॉर्म में होनी चाहिए। यदि हम 3 बाइट वर्ड की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है 8 × 3, जिसका मतलब है 24 बिट्स, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि 24 2 का पावर नहीं है। तो हमें यहाँ पे बात करनी है या तो 1 बाइट वर्ड या 2 बाइट वर्ड या फिर 4 बाइट वर्ड। उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमें। तो एड्रेस ऑफ द डेटा, तो एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में हमने के एड्रेस लाइंस का यूज़ किया था।
तो उसीलिए हम क्या कर रहे हैं, के एड्रेस लाइंस जो हैं वो डेटा के एड्रेस को दर्शाती हैं, और होती हैं हमारे पास कुछ कंट्रोल लाइंस जो कि कंट्रोल सिग्नल्स भेजती हैं कि डेटा का क्या करना है, इसको रीड करना है या इसको राइट करना है या इसको स्टोर करना है, रीड करना है या राइट करना है। तो इसीलिए हमें ये समझ में आ जाएगा कि यदि इसे रीड करना है तो डेटा जो है, डेटा लाइंस जो हैं उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। यदि डेटा को हम रीड करना चाह रहे हैं तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और हम यहाँ पे रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये रीड लाइन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। सॉरी, मैंने एक चीज़ बहुत गलत बताई है आपको, सॉरी। यदि डेटा को हम मेमोरी में भेज रहे हैं तो राइट कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट होगा, क्योंकि हम डेटा को मेमोरी में भेज रहे हैं। और यदि हम डेटा को रीड करने वाले हैं, मतलब डेटा फेच कर रहे हैं, तो रीड एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से आउटपुट लाइन के थ्रू डेटा आपका बाहर आएगा। तो के एड्रेस लाइंस आपका एड्रेस दर्शाएंगे और बाहर क्या आएगा, एंड डेटा आउटपुट लाइंस के जरिए हमारा डेटा। टाइप्स ऑफ रैम। अब रैम के भी कुछ टाइप्स होते हैं जिन्हें डी रैम भी कहा जाता है, एस रैम भी कहा जाता है। डी रैम होता है डायनामिक रैम और एस रैम होता है स्टैटिक रैम। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। यदि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ लाभ मिला हो तो कृपया लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।